आपको एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। हमारे दल का नाम स्वरूप समय समय पर बदला है। चौधरी अजीत सिंह जी ने भी कई बार चेंज किया। एक बार किसान कामगार पार्टी बनाई, फिर आरएलडी बनी, एक दल में शामिल हो गए, बाहर निकल के आए और लोग दोबारा जो पुराने थे फिर निकल के उन्होंने समर्थन किया कि चौधरी साहब आप आगे चलो, हम आपके साथ। उससे पहले आप जाके देखें, चौधरी चरण सिंह सारी पार्टियों को जोड़ने की कोशिश की, बीकेडी बनाई, फिर जनता पार्टी में बड़ी जद्दोजहद उनको करनी पड़ी। जब दूसरे दल के, जब अपने छोटी छोटी पार्टियों के नेता तैयार नहीं हो रहे थे, एक डर और भय का माहौल था, तब चौधरी चरण सिंह ने उनका विश्वास जीत के पार्टियां बनाई। तो पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम ये जरूरी है, लेकिन उस पार्टी का कोर आइडिया क्या है, कोर विचार क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। जैसे त्यागी जी कह रहे थे, लोकदल जहां खड़ा होता है, लोकदल का कोई उम्मीदवार, कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि जहां आप आज खड़े होगे तो मतदाता को आपको बताने की जरूरत नहीं। चौधरी चरण सिंह अपनी प्रशासनिक काबिलियत के लिए, दूरदर्शी सोच के लिए, अपनी ईमानदारी और नैतिकता के लिए, और जो नीतिगत सुधार जिसकी बुनियाद पे था नागरिक अधिकार को संरक्षण देना, चाहे उनके भूमि सुधार के काम हो, प्रशासनिक सुधार के उन्होंने जो काम सत्ता में रहते हुए किए, जमींदारी उन्मूलन किया, नाबार्ड और इन स्तर की संस्थागत गांव के विकास के लिए जो एक ढांचा बनाया, इन सब के मूल तौर पे देखा जाए तो उसका विचार था कि एक नागरिक की सुनवाई कैसे हम लोकतंत्र में बेहतर बना सकते हैं। भूमि अधिग्रहण का भी वो विरोध इसलिए करते थे कि एक तरफ सरकार का तंत्र है, दूसरी तरफ एक निहत्था किसान है जो जमीन का मालिक है। दोनों के बीच में रिश्ता बराबरी का नहीं है। इसलिए उन्होंने उस समय ये बात वो कहते थे कि जब भूमि जो ये एक्वायर होती है तो इतने बड़े पैमाने पर एक्वायर हो जाती है, उसमें सुधार होना चाहिए। राजस्थान के लोग भी जानते हैं, राजस्थान के कई नेताओं को उन्होंने विकसित किया, अपने साथ लेकर वो चला करते थे। बहुत लोग उनके करीबी थे, ऐसे थे कि वो घर में आते थे तुगलक रोड, चौधरी साहब हो गए नाराज तो दादी जी के पास चले जाते थे। काम यूं हो या यूं हो, काम उनका होना था। वो राजस्थान का आदमी रास्ता जानता था। दिल्ली के रास्ते आपके लिए आज भी खुले हुए हैं, और आपके बीच में से नए कुंभाराम आर्य और दौलत राम सारण आज बनने को तत्पर हमारे युवा हैं, हमारी बहनें और बेटियां हैं, हमारे यहां नौजवान। कोई फर्क नहीं है, वही हुनर, वही प्रतिभा, वही काबिलियत। और हमें लोकदल का ऐसा ही कार्यकर्ता बनाना है कि जो दिलसुख राय जैसी प्रतिबद्धता हो, जिसमें इलियास जैसी हमारी सादगी हो, संतोष फौजदार जैसी हाइट हो, सुभाष जी जैसी समझदारी हो। ये जब मिश्रण हम बना लेंगे और इस तरह के नए कार्यकर्ता ढूंढ लेंगे और उनको जिम्मेदारी दे देंगे, हमारा काम तो हुआ रखा है। मैं फिर कहता हूं, दल के सभी जिम्मेदार साथी हैं, सदस्यता अभियान को गंभीरता से लें। जयपुर से इतने बड़े राज्य को संचालित नहीं किया जा सकता। हम कार्यालय के विस्तार पर ध्यान दें, कार्यालय पे तंत्र मौजूद होना चाहिए, जन सुनवाई का कैलेंडर होना चाहिए। भले हमारा राजस्थान में एक विधायक, मैं भी दिल्ली में आपके लिए बैठा हूं, मैं भी अगर दिल्ली में किसी स्थान पर मुकाम पर पहुंचा हूं और अगर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान मिला है, उसके पीछे भी राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है, जो राजस्थान की संभावना है, जो आशीर्वाद है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, एक प्रॉपर तंत्र तरीके से कैसे विस्तार होगा। लोगों को जोड़ना बहुत कठिन होता है जब लोगों का मन बना हुआ हो। क्या राजस्थान के मतदाताओं का मन बना हुआ है? नहीं, आप हां कह रहे हो, लेकिन मेरा सवाल गहरा है। हर 5 साल में राजस्थान की जनता बदल जाती है, बदलती कि नहीं बदलती? दोनों तरफ से रोटियां सेकते हो और दोनों तरफ ही घी नहीं लग रहा। हाँ, चुपड़ी हुई रोटी नहीं मिल रही, तो दोनों तरफ समस्या है। आप बहुत जल्दी विश्वास भी करते हो, बहुत जल्दी अपने आप को दगा हुआ महसूस करते हो, बहुत जल्दी नाराजगी इजहार करते हो। और जो राजस्थान का आदमी नाराजगी उसकी जुबान पे आती है, वो उसकी ईमानदारी है। किसी को उसमें बुरा नहीं महसूस करना चाहिए।
वो उसकी ईमानदारी वो मन में नहीं रख रहा, दिल में नहीं रख रहा, तुरंत करता है कार्रवाई, तुरंत फायर, है कि नहीं? कोई मुझे साथी कह रहा था, चंदन चौहान कह रहे थे कि हो सकता है जी सुबह लाल मिर्च की चटनी जो खाते हैं इसलिए गुस्सैल हैं। अब ये चौध का विषय है, क्या कारण है? मैं तो इसको राजस्थान की ईमानदारी मानता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि राजस्थान के मतदाताओं ने अपना मन नहीं बना रखा, स्थान है। दिक्कत है राजनीतिक नेताओं में जो अपनी छोटी सी बात को लेकर, हट को लेकर बैठते हैं कि मैं ये चुनाव कैसे लड़ूंगा, मैं अगला चुनाव कौन टिकट देगा। लेकिन हमारे यहां बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बात बनाने में नंबर 1, काम लेने में नंबर 1। ये देखो लोकदल के डीएनए का हिस्सा है ये, है कि नहीं? बताओ, आप किसी के घर जाओगे और उसे कुछ समझाना चाहोगे, वो बिल्कुल विपरीत दिशा में जाना चाह रहा होगा, आप उसके मन को मोहित करके उसे मोड़ सकते हो। ये लोकदल की खूबी है। इसलिए जिस दिन आप राजी हो जाओगे तो जिस पब्लिक का आज मन नहीं बना हुआ, जिस नेता को आज लोकदल विकल्प के तौर पर नहीं दिखाई देता, उसके लिए रास्ते खुल जाएंगे और हमारे यहां ये स्थितियां आबाद हो जाएंगी। हमारी संख्या आज 1 है, अगर उसे बढ़ाना है, अगर आप चाहते हैं कि जो महत्वाकांक्षी काम राजस्थान में होना चाहिए कि लोकदल के कहने पर होना चाहिए, वे सारी चीजें धरातल पे उतरने लगेंगी। राज्य सरकार भी नई बनी है, मैं देखता हूं कुछ अच्छे काम भी उन्होंने किए। ईस्टर्न राजस्थान का कैनाल प्रोजेक्ट जो 13 जिलों के लिए एक बड़ा महत्वाकांक्षी परियोजना राजस्थान के लिए है, अब उसमें थोड़ी प्रगति हुई। जो किसान सम्मान निधि है किसानों के लिए, उससे अतिरिक्त राशि भी राज्य सरकार देती है। गेहूं खरीद में भी सरकार ने कुछ कदम उठाए और कई परियोजनाएं हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड, उसकी राशि 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख कर दी, जो मुख्य तौर पे महिला किसानों के लिए। इस तरह के प्रयास होते हैं और योजनाएं बहुत सारी इससे अलग हैं। केंद्र की भी बहुत सरकार की ऐसी अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन बहुत से लाभार्थी जो उसमें होने चाहिए उन व्यवस्थाओं में, जाल में फंस के नहीं आ पाते। और यहां जरूरत है कि उनकी पैरवी ईमानदारी से हो। जब हमें जरूरत नहीं होती, जब हम शक्तिशाली होते हैं और हमारे को राम राम लेता है, कभी कभी शायद हमारे जहन में नहीं होता, लेकिन हम उसकी ढंग से राम राम नहीं ले पाते। लेकिन जब हम कमजोर होते हैं, हमें जरूरत होती है, जो राजस्थान के गरीब वर्गों को है, और वहां अगर कोई कंधा देता है, रास्ता दिखाता है, मदद करता है, लिखा पढ़ी में हो या किसी के यहां ले जाने में हो, अधिकारी से बात करने में हो, तो वो रिश्ता मजबूत बनता है। तो इसलिए ये जगह है। लोकदल के कार्यकर्ता ये ना सोचें हम एनडीए में हैं, एनडीए मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने बड़ी जिम्मेदारी और विश्वास मुझे दिया, और मैं याद दिलाता हूं कि जब चौधरी अजीत सिंह जी, जिनकी पृष्ठभूमि थी गांव और किसान, पहला मंत्रिमंडल उन्होंने जब बनी थी सरकार, कौन सा लिया था? उद्योग मंत्री बने थे और बड़े सुधार उन्होंने किए। डी लाइसेंसिंग का काम किया, कुटीर उद्योग की पैरवी की, बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो भारत में 90 के दशक में होते हैं, उसका श्रेय दूसरे लोगों को जाता है। उसकी नींव रखी थी चौधरी अजीत सिंह जी ने एज इंडस्ट्री मिनिस्टर। मुझे जिम्मेदारी दी है। आप कह सकते हो भाई गांव के किसान की कोई बात होती, जी हां, ये गांव और किसान की ही बात है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय कृषि मंत्रालय के साथ, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के साथ, कोऑपरेटिव मंत्रालय के साथ अब से पहले काम नहीं कर रहा था। अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ शिवराज जी और मैंने बैठ के, हमने दोनों ने मंत्रालयों ने करार किया। आपको मालूम है कि राजस्थान में 2.5 लाख महिलाओं के स्वयं सेवा समूह हैं और वे एक नई ताकत निकल के एक ताकत आई है जो प्रशासनिक सुधार, ग्रामीण सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, अनेकों दिशाओं में बहुत प्रभावी हुई। अब वो 2.5 लाख महिलाओं के जो समूह हैं, किसी में 10 सदस्य हैं, किसी में 20 सदस्य हैं, कोई डेयरी में काम कर रहा है, कोई वित्तीय प्रबंधन में कारगर सफल हुआ, कोई सब्सिडी सरकार से उनको मिल रही है। वही महिलाएं जो गांव से बाहर उनको जाने की काम के लिए अनुमति नहीं मिल पाती थी, सामाजिक कुव्यवस्था के कारण या समाज का उनका दायरा सीमित होता था, आज वे उद्यमी के दर्जा उनको दिया जा रहा है, उनको सरल लोन मिल रहा है, उनको
एक स्पेस, जगह मिल रही समाज में। वे 2.5 लाख जो समूह हैं, हमारी महिलाएं आई हैं, यहां संख्या है उनकी अच्छी, और इस कार्यक्रम का संचालन भी आज एक महिला वक्ता कर रही है, लेकिन वो भी एक जगह है जहां हमारी पार्टी को विधिवत उन समूह से भी संपर्क करना चाहिए ताकि जो विकास की गति है वो और बढ़ाई जाए। मैंने भी कौशल विकास में ये लक्ष्य रखा है कि हम उन समूह को भी संपर्क करें, जॉब रेडीनेस उनकी बढ़ाएं, मार्केट से उनके लिंकेज को बढ़ाएं। दूसरा बड़ा काम जो एक सुधार के तौर पर मैं देखता हूं कि नई शिक्षा नीति जो आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वो हमें कहती है कि जैसे आपने कहा ना कि आंखों पर डाल दो, घोड़े की तरह चलो, वो सरकार में नहीं करना हमें। शिक्षा और कौशल विकास एक ही सिक्के के 2 पहलू, और कई मायने में आज एक फॉर्मल 3 या 4 साल की डिग्री को भी 2 महीने, 6 महीने और 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट फेल कर रहा है। उद्योग जगत के लोग कह रहे हैं कि जो डिग्री बीए बीएड के बच्चे हैं वो रखने लायक नहीं है, लेकिन अगर जो शॉर्ट टर्म कोर्स किसी ने किया है या जो आईटीआई का फिटर का प्रोग्राम करके आ रहा है, वो अभी भी उसके सर्टिफिकेट की मान्यता है। तो ऐसे उसमें जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनका तालमेल, पॉलिटेक्निक्स, आईटीआई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सबका आपस में बने। अभी 3 दिन पहले आईआईटी रोपड़, जिसको एआई इन एग्रीकल्चर का एक दायरा दिया है, प्रोजेक्ट दिया है सरकार ने, उनका हमने करार कराया सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय, जो उत्तर प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालय। क्या आप सोच सकते हैं, चौधरी अजीत सिंह जी भी आईआईटीएन थे, उनका किसानों ने हाथ पकड़ के कहा कि तुम गांव की तरफ चलो। आज आईआईटी जैसी विख्यात संस्था आईआईटी मॉडल फार्म बना रहा है, आईआईटी किसानों की प्रयोगशाला कर रहा है, आईआईटी कृषि विश्वविद्यालय में अपना लैब बना रहा है, जहां वो किसानों को ये शिक्षा देना चाहते हैं। बीएससी के जो छात्र एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, जो डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं क्या है रोबोटिक्स। आज हल और बैल की खेती नहीं रह गई। सीमित संसाधनों में लागत पर नियंत्रण करते हुए जलवायु परिवर्तन के इस दौर में नए बीज, नए खाद इजाद हो रहे हैं। कब क्या इस्तेमाल करना है, कब क्या बुआई करनी है, मॉइस्चर लेवल देख के कटाई करनी है, भाव कैसे मिल सकता है, फूड प्रोसेसिंग क्या हो सकती है, वैल्यू ऐड क्या हो सकता है। खेती परंपरागत काम है और पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ लोग खेती में ही मजबूर हैं, लेकिन बहुत टेक्निकल काम, वैज्ञानिक काम है। ये आप कहें तो एक प्राकृतिक कमाल है। एक अन्नदाता भगवान का रूप होता है। आज उस अन्नदाता की अगली पीढ़ी को आधुनिकता से जोड़ने की जरूरत, और इससे पहले कौशल विकास में हम किसानों के बीच कार्यक्रम नहीं कर रहे, लेकिन बढ़ चढ़कर मैंने ये इनको एक मैसेज दिया है, मिशन के तौर पे उस पर तेजी से काम होगा, क्योंकि ये चौधरी चरण सिंह की विरासत का हिस्सा है। वह किसानों को कहते थे, एक आंख खेत पे रखते हो, दूसरी आंख राजनीतिक गद्दी पे रखो। अगर 3 बच्चे 4 बच्चे हैं, सबके सब खेती करेंगे तो आगे गुजारा नहीं होगा। ये सारी चीजें उनके प्रयास थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जैसे देश विकसित होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक निवेश और सुधार की भी जरूरत है, नए रोजगार सृजन की जरूरत है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि जो खेती से जो मजदूरी करने वाले लोग जब हटेंगे, तो अगर उन पर काम नहीं मिलेगा, तो हर रात को काम नहीं मिलेगा, तो सामाजिक त्राही त्राही होगी। ये उनका मानना था, और ये भारत की असलियत और हकीकत हमें बताता है। मैं भी मानता हूं कि जो सरकार चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे रही है, वो इस बात को जानती है, और भारत सरकार के हर प्रयास के तहत मुख्य बिंदु में ये बात की झलक है कि कोशिश है कि अगर भारत को विकसित करना है 2047 तक, उसमें बड़ी भूमिका किसान की और किसान की अगली पीढ़ी और कामगार की होगी। तो इसलिए लोकदल का भी ये विचार, एनडीए का भी यही विचार, और राजस्थान में भी हमारा बढ़त हासिल करने का ये मूल मंत्र होना चाहिए कि हम लोगों के बीच जाएं, जन सुनवाई करें और उनको जोड़ें। मैं फिर राजस्थान की धरती का नमन करता हूं। आज एक अनोखा पहल की शुरुआत हमने की, चौधरी साहब के नाम से वन वानिका जो परियोजना बनी है, जन भागीदारी से उसे बढ़ाया जाएगा। प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी जी,
चौधरी चरण सिंह विचार मंच और खास तौर से शिक्षक समाज की बड़ी भूमिका उसे धरातल पे उतारने में हुई। मैं अभी आपके यहाँ एक गांव में शुरुआत करके आ रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि ये 125वां उनका जयंती वर्ष है चौधरी चरण सिंह जी का, तो पूरे साल वृक्षारोपण के कार्यक्रम करके समाज की भागीदारी सुनिश्चित करके पूरे राजस्थान में हम लोगों को ये कार्य आगे तेजी से बढ़ाना चाहिए।